अक्षय, ये जो आपकी भाभी है ना, मुझे मुन्ना नहीं पकड़ाती। कहती हैं तुम गिरा दोगी मेरा बच्चा। सोमी ने आंसू साफ करते हुए कहा था। अक्षय पहले ही दिल जलाए बैठा था। कनखियों से सोमी की तरफ देखा जिसमें हद से ज़्यादा बचपना था। अभी भी दो चुटिया बनाए हाथ में अपना टेडी बियर पकड़े बच्चों की तरह बात कर रही थी। अक्षय को वैसे भी अपने बाप पर गुस्सा था जिन्होंने 9 साल छोटी लड़की से उसकी शादी करवा कर उसे परीक्षा में डाल दिया था। वो 26 साल का था और सोमी उससे 9 साल छोटी थी। बस कद काट के ही बड़ी थी मगर सोच बच्चों जैसी थी। उसे किसी बात का पता नहीं था। अक्षय को जितनी मैच्योर लड़कियां बस अच्छी लगती थीं उतनी ही सोमी बचकानी सी थी। शादी को साल गुजर गया था लेकिन पहला तो सोमी को देखकर अक्षय को कोई फीलिंग्स नहीं आती थी। और अगर वो सोमी के पास आने की कोशिश भी करता तो वो डर जाती और रोने लग जाती। अक्षय और रोहित दोनों की शादी एक साथ हुई थी और रोहित की पत्नी शिखा एक बेटी की माँ भी बन गई थी। मगर अक्षय अभी तक सोमी के मिलन को तरस रहा था और अब वो ज़रूर शिखा के बेटे को गोद में लेने की कोशिश कर रही होगी। इसलिए शिखा ने मना कर दिया होगा क्योंकि इस झल्ली सी लड़की का क्या भरोसा कि बच्चे को सचमुच गिरा ही ना देती। अब वो अक्षय से शिकायत कर रही थी और साथ साथ आंसू बहा रही थी। अक्षय ने एक तीखी नज़र उस पर डाली फिर अपने लैपटॉप पर व्यस्त हो गया। वो कहने लगी, अक्षय मुझे अपना मुन्ना चाहिए, मुझे मुन्ना ला कर दो। सोमी की अगली फरमाइश सुनकर वो हैरत से आंखें फाड़े उसे देखने लगा। सोमी, बच्चे दुकानों पर नहीं मिलते समझी, मुन्ना ला कर दूँ तुम्हें, हटो पीछे, काम करने दो। सोमी ने अक्षय का रूखा व्यवहार सुनकर भी परवाह नहीं की। अक्षय मुझे नहीं पता, मुझे अपना मुन्ना चाहिए तो बस चाहिए। मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, शिखा भाभी भी वहीं से मुन्ना लाई हैं, मुझे भी ला के दो। अक्षय ने लैपटॉप बंद किया। अब इस बेवकूफ़ लड़की को कैसे समझाता कि हॉस्पिटल में बच्चे बिकते नहीं हैं। कहने लगा, मुन्ना चाहिए तुम्हें? अक्षय ने उसके सुंदर चेहरे की तरफ गौर से देखते हुए पूछा। हाँ चाहिए, बल्कि 2 चाहिए। फिर मैं भी शिखा भाभी को अपना मुन्ना नहीं दूंगी, वो तो नक्कर बोली। अक्षय उसकी नासमझी पर मुस्कुराकर रह गया। 2 मुन्ने चाहिए मेरी बुलबुल को, बड़ी लगावट दिखाते हुए उसने कहा था। हाँ 2, उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए कहा। पता है मुन्ना लेने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, इतनी आसानी से मुन्ने नहीं मिलते, सह लोगी? अक्षय ने धीरे से उसके कान के करीब आकर धीमे स्वर से पूछा। हाँ मैं सब कर लूँगी, बस मुझे मुन्ना चाहिए तो चाहिए। अक्षय ने कहा, चीखोगी तो नहीं? वो कहने लगी, मैं क्यों चीखूंगी? सोमी अभी भी ना समझी। रोना धोना तो नहीं मचाओगी? वो कहने लगी, नहीं, मैं खुश हो जाऊंगी, मेरे पास अपने मुन्ने होंगे। सोमी की आंखों में नन्हा मुन्ना सा वजूद था। देखो दर्द होता है, बस थोड़ा सा दर्द, और फिर पक्का तुम्हें अपना मुन्ना मिल जाएगा। अक्षय की बात पर वो खुश हो गई थी। ठीक है, मैं आंखें बंद करके सह लूँगी। जब सोमी को बच्चे के लिए इतना बेचैन देखा तो अक्षय ने दिल ही दिल में शुक्र किया था। कहने लगा, अच्छा आओ मेरे पास, आज मैं तुम्हें मुन्ना ज़रूर दूंगा। अपना लैपटॉप वो एक तरफ रख चुका था। उस रात का तो उसे कब से इंतज़ार था। उसे अलमारी के पास ले गया, उसको एक नई नाइटी निकाल कर दी। कहने लगा कि जाओ इसे पहन कर आओ। फिर उसके हाथ से भालू पकड़कर एक तरफ रख दिया। उसने नाइटी देखी तो कहने लगी, क्या इसे पहनने से मुन्ना मिल जाता है? सोमी ने मासूमियत से पूछा। अक्षय उसके बेतुके सवालों से तपा हुआ था। मुन्ना चाहिए? हाँ तो फिर वो करो जो मैं कह रहा हूँ, बिना सवाल जवाब के। वो वॉशरूम में चली गई। कुछ देर के बाद जब कमरे में आई तो अक्षय आंखें झपकाना भूल गया था। लग ही नहीं रहा था कि वही बेवकूफ़ सी लड़की है। वो नाइटी में इस कदर हसीन लग रही थी। अक्षय की फीलिंग्स उथल पुथल थी मगर वो नर्वस हो रही थी, गहरे गले को हाथ से पकड़े हुए थी। अक्षय उसके पास आया, फिर उसकी दोनों चोटियां खोल दी। उसके लंबे घने बाल देखकर उसका दिल मचला था। अभी भी वो अपना गला हाथ से पकड़े हुए थी। अक्षय ने उसका हाथ अपने हाथ से पीछे किया मगर सोमी की बदहवासी देखकर कुछ घबरा गया था। फिर इनकार न कर दे, या रोना धोना न मचा दे, इसलिए अगले ही पल उसे अपने सीने के साथ लगा चुका था। तड़पते दिल को जैसे करार आ गया था। फिर वो सोमी में खोने लगा, एकदम ही उसके होठों को अपने होठों में ले चुका था। मगर सोमी की तो जान पर बनी थी, पेट में गुदगुदी सी पड़ने लगी थी। एकदम वो पीछे हटी। अक्षय को फिर से उसकी इस हरकत पर गुस्सा आया था। अक्षय, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, शिखा भाभी के भी ऐसे ही हुआ होगा, मुझे भी हॉस्पिटल ले जाओ, मुन्ना आने वाला है। अक्षय का गुस्सा आया था। वो उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर धकेल चुका था। सिर्फ किस करने से मुन्ना नहीं आ जाता समझी,
बहुत कुछ सहना पड़ता है, फिर यूँ तो मासूम सा नन्हा मुन्ना बच्चा हाथ में आता है। बच्चा चाहिए ना तुम्हें। सोमी की रंगत उड़ी थी। अक्षय लेकिन वो अपनी शर्ट उतार चुका था। 1 साल से इस लड़की का बचपना बर्दाश्त कर रहा था, मगर आज अपने जज्बात की रौ में बह जाना चाहता था। इससे पहले कि वो उठकर बैठती, अक्षय उसके ऊपर लेट चुका था। उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर जैसे ही सोमी के अंदर समोने लगा तो सोमी की चीख निकली थी, मगर उसके होठों को अपनी गिरफ्त में लेकर उसकी चीखों का गला घोट गया था। मगर उसे नहीं पता था कि वो पागल लड़की उसके सोमी के पापा के दोस्त की बेटी थी। इकलौती थी और बहुत ज़्यादा मासूम और लापरवाह। शुरू से ही सोमी को बच्चों से बड़ा प्यार था। गली में छोटे बच्चों को खेलता देखती तो उन्हें पकड़ पकड़ कर अपने घर ले आती, उनके साथ खेलने लगती। उसकी माँ उस पर चीखती चिल्लाती रहती थी, सोमी मैं तुम्हारी इस आदत से बड़ी परेशान हूँ। मोहल्ले के बच्चे अपने घर ले आती हो और उनके माँ बाप हमारा दरवाज़ा पीट पीट कर ये सुनाते हैं कि पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ चले जाते हैं। आपकी बेटी बिना बताए हमारे बच्चे को अपने घर ले आती है। चाहती क्या हो तुम? माँ मैं बच्चा चाहती हूँ, सोमी ने बड़ी मासूमियत से कहा था। उसकी माँ की तो हैरत से आंखें फैल गई थी। कहने लगी क्या पागल हो गई हो? कहने लगी ये जो प्रेमा मौसी है ना, वो भी आपकी जितनी है और अभी 3 साल पहले भगवान से मुन्ना लेकर आई हैं हॉस्पिटल जाकर। माँ तुम भी चलो ना हॉस्पिटल, मुझे एक छोटा सा मुन्ना ला दो। उसकी माँ ने उसे गुस्से से देखा। कहने लगी तौबा है, मैं तो तुम जैसी औलाद से पागल ही हो गई हूँ। दिमाग खराब तो नहीं है तुम्हारा? अरे यूँ हॉस्पिटल जाकर बच्चे नहीं मिलते। सोमी ने अपना सर खुजाते हुए सोचा, माँ ऐसे ही तो मिलते हैं। मैंने पूछा था प्रेमा आंटी से, कहती हैं हॉस्पिटल जाओ तुम्हें मुन्ना मिल जाएगा। माँ जाओ ना हॉस्पिटल, मुझे मुन्ना ला दो ना। कसम से माँ मैं खुद संभाल लूंगी और फिर मोहल्ले के बच्चों को भी अपने घर नहीं लाऊंगी। सोमी की माँ ने उसे गुस्से से देखा था। कहने लगी ऐसा करती हूँ तेरी शादी कर देती हूँ, फिर ले आना भगवान से तूने जितने मुन्ने लेने होंगे। तौबा है, मेरी क्या उम्र है बच्चा पैदा करने की। सोमी पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थी और अपनी क्लास में भी बड़ी मुश्किल से ही पास होती थी, इसलिए आगे उसने आर्ट्स ली थी। साइंस नहीं, बड़ी मुश्किल से हाई स्कूल पास किया था, वो भी 16 की उम्र में। और उसके बाद पढ़ाई को अलविदा कह दिया था। उसके कमरे में बहुत सारे खिलौने थे, टेडी बियर डॉल। उसके पापा दुबई में काम करते थे, जब भी दुबई से वापस आते तो उसके लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आते थे। लेकिन सोमी को बस बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। वो अपने खिलौने तक मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को दे देती थी। मोहल्ले में किसी के घर भी बच्चा पैदा होता तो वो भागी दौड़ी जाती थी, छोटे मासूम बच्चे को पकड़कर उसे गौर से देखती रहती, उसके छोटे छोटे हाथों को देखती रहती। इन्हीं दिनों रोहित के ससुराल वालों ने कहा कि उन्हें शादी जल्दी करनी चाहिए, वो और इंतज़ार नहीं करेंगे। शादी सिर्फ रोहित की होनी थी, लेकिन अक्षय के पापा को जब पता चला कि सोमी के पापा अनिरुद्ध जी दुबई से आए हैं तो वो उनसे मिलने के लिए अक्सर अनिरुद्ध जी के घर जाते थे। जब भी वो दुबई से वापस आते थे, इस बार उन्होंने अनिरुद्ध को कुछ परेशान देखा तो पूछने लगे। वो कहने लगे बस अब बूढ़ा हो गया हूँ, अकेले कोई काम नहीं होता, अक्सर थक जाता हूँ तो खाना भी खुद बनाना पड़ता है। सोच रहा हूँ पत्नी को साथ ले जाऊँ, लेकिन मसला बेटी का है और दुबई की जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ पत्नी को तो लाने की परमिशन है, लेकिन बच्चों को नहीं, वरना मैं सोमी को भी ले जाता। बस इसी पर मैं परेशानी में घिरा हूँ। वो कहने लगे तो तुम ऐसा करो, सोमी की शादी मेरे बेटे अक्षय से कर दो। ये सुनकर अनिरुद्ध जी कहने लगे अभी वो छोटी है, बस 17 साल की तो है और इकलौती भी है, उसमें बचपना बहुत ज़्यादा है। शादी की जिम्मेदारी मुझे नहीं लगता कि वो निभा पाएगी। वो कहने लगे कि तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी बेटी को मैं अपनी सर आँखों पर बिठा कर रखूँगा, इसे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होगी। शादी तो मैं इसलिए करना चाहता हूँ ताकि लोगों के मुंह बंद हो सकें, कोई भी तुम्हारी बेटी की तरफ उंगली ना उठा सके। बाकी अक्षय को मैं समझा दूंगा, वो सोमी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। इस वक्त अक्षय की उम्र 26 साल थी, शादी की इच्छा भी उसे थी। फिर जब उसके पापा ने उसे सोमी की फ़ोटो दिखाई तो वो दिखने में कहीं से भी 17 साल की नहीं लग रही थी। वो एक शादी के फंक्शन में खींची हुई फ़ोटो थी जिसमें उसके बाल खुले हुए थे, फैंसी सूट पहन रखा था, हल्का फुल्का मेकअप भी कर रखा था। अपनी उम्र से 2-3 साल बड़ी ही लग रही थी, इसलिए सीधा अक्षय के दिल पर जाकर लगी थी। उसने कहा ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अक्षय को पता था कि सोमी के माँ बाप दुबई जाने वाले हैं, इसीलिए शादी जल्दी होना है। रोहित के साथ उसकी भी शादी की तारीख उस दिन तय हो चुकी थी।
बड़ी इच्छा थी अक्षय की कि एक मुलाकात सोमी से हो जाए, लेकिन संभव नहीं था। एक बार उसने अपनी माँ से कहा भी कि मैंने लड़की को एक बार देखना है, कुछ बातें करनी है, लेकिन उसकी माँ ने साफ मना कर दिया कि नहीं, पहली मुलाकात शादी पे ही कर लेना। बीच में बस 1 महीना ही तो है, कितना बुरा लगेगा कि हम ये कहेंगे कि भाई हमारे बेटे को चैन नहीं आ रहा, अपनी मंगेतर से मिलना चाहता है। अक्षय की माँ ने उसे शर्मिंदा किया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी पत्नी इतनी लापरवाह और नासमझ होगी। शादी पर पहले तो वो विदाई पर बहुत रोई थी, फिर शादी की रात जब अक्षय कमरे में आया तो दिल में जज्बात का समंदर ठाटे मार रहा था और उसकी पत्नी बेचैनी से कमरे में टहल रही थी। उसे तो लगा था वो बेड पर बैठी उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी। जैसे ही अक्षय कमरे में आया, उसे बेचैनी से टहलता देखकर कुछ हैरान हुआ। कभी वो बेड के नीचे से कुछ ढूंढ रही थी तो कभी अलमारी खोलकर कुछ देख रही थी। अक्षय ने कमरा बंद किया और उससे कहने लगा, ये आप क्या ढूंढ रही हैं? वो कहने लगी, वो मेरा भालू। माँ ने कहा था मेरा भालू मेरे ससुराल में मेरे कमरे में होगा, लेकिन यहाँ तो कहीं नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो? ये सुनकर अक्षय ने उसे हैरत से देखा था। वो लड़की ऐसे बेचैन थी कि अगर उसे उसका भालू नहीं मिला तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अक्षय कहने लगा, आज की रात तुमने भालू का क्या करना है? वो अपना सर खुजाते हुए कहने लगी, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं भालू के बगैर नहीं सोती, और मुझे ये कपड़े भी उतारने हैं, मुझे बहुत चुभ रहे हैं। अक्षय कहने लगा, देखो अभी तो मैंने तुम्हें जी भर कर देखा भी नहीं, तुमसे बातें भी नहीं की। वो कहने लगी, कौन सी बातें करनी है? देखो मुझे नींद आ रही है, भालू ना हो तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे अभी बहुत तेज नींद आ रही है, मुझे सोना है, मुझे मेरा भालू ला कर दो ना। उसकी आंखों से भी लग रहा था कि उसे नींद आ रही है। अक्षय को उसकी हरकतें कुछ अजीब सी लगी थीं। शादी के बाद लड़कियां कुछ शर्माती हैं, झिझकती हैं, नर्वस होती हैं, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। ना ही शादी की रात के हवाले से उसके चेहरे पर कोई रंग था, ना शर्म थी। अक्षय फौरन अपने कमरे से बाहर आया। उसके माँ बाप अभी लाउंज में ही बैठे थे। अनिरुद्ध जी ने उन्हें काफ़ी सारा खाना भी साथ ही भेज दिया था। वो वही फ्रिज में रखवा रहे थे जब वो अपनी माँ से कहने लगा, ये क्या लड़की है माँ? अक्षय की माँ कहने लगी, क्यों, क्या हो गया? वो कहने लगा, अजीब सी बातें कर रही है, सोना है, मुझे भालू चाहिए, भालू के बगैर सोऊंगी नहीं, मुझे तो ये कुछ एबनॉर्मल सी लग रही है। अक्षय की बात सुनकर उसकी माँ हंसने लगी, कहने लगी, नहीं ऐसी बात नहीं है, लाडली बहुत है ना अपने माँ बाप की, फिर कोई छोटा बहन भाई नहीं है, इसीलिए खिलौने से खेलने की आदत है, धीरे धीरे समय के साथ साथ ठीक हो जाएगी, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तुम, फिर इतनी उम्र की भी नहीं है, तुमसे 9 साल छोटी है। ये सुनकर अक्षय के होश उड़े थे। वो कहने लगा, क्या मतलब? वो बेचारा तो अनजाने में ही मारा गया। कहने लगा, आपका मतलब है ये 16 या 17 साल की लड़की है? उसकी माँ कहने लगी, हाँ बेटा, बस 6 महीने पहले ही उसने हाई स्कूल किया है। वो कहने लगा, दिखने में तो नहीं लग रही। उसकी माँ कहने लगी, लेकिन इतनी ही है, बस बचपना बहुत ज़्यादा है, बच्चों के साथ खेलती थी, उठती बैठती थी, इसलिए थोड़ा सा उसे टाइम दो। अक्षय तो वहीं सोफे पर सर पकड़कर बैठ गया। क्या कुछ नहीं सोचा था उसने आज की रात के बारे में? और लड़की बिल्कुल नादान सी थी, हर बात से अनजान। अक्षय की माँ उसके बराबर में बैठ गई, कहने लगी, बेटा क्यों परेशान हो? वो कहने लगा, माँ आपको मुझे बताना तो चाहिए था, मैं ऐसी लड़की के साथ कैसे गुजारा कर सकता हूँ? आप जानती हैं मुझे मैच्योर लड़कियाँ पसंद हैं, और ये लड़की तो बिल्कुल बचकानी सी लग रही है। बहरहाल वो वापस कमरे में आया तो अपना दुपट्टा उतारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो दुपट्टा उसकी चोली के साथ अटैच था। कुछ सर पर बॉल पिन लगी हुई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे उतारे। आज तक इतना हैवी सूट उसने पहना ही नहीं था। अक्षय ने जब उसे उलझते देखा तो कहने लगा, रुको मैं उतार देता हूँ। उसने दरवाज़ा बंद किया, कुंडी लगाई, ड्रेसिंग के पास आकर सोमी का दुपट्टा उतारने लगा। सुंदर वो इतनी लग रही थी कि कुछ करने को दिल मचल रहा था, लेकिन वो अक्षय की हर फीलिंग से अनजान थी। अक्षय ने उसका दुपट्टा उतारकर एक तरफ रख दिया, फिर उसके गहने उतारने लगा, लेकिन अब दिल पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। उसे गहनों से आज़ाद करने के बाद वो उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख चुका था। एक करंट था जो सोमी को लगा था। अचानक ही उसने अक्षय के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे को धक्का दिया। इस चीज़ के लिए अक्षय बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो सोमी को बड़ी हैरत से देखने लगा, कहने लगा, ये क्या बदतमीजी है? वो कहने लगी, बेशरम गुंडे मवाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसी गंदी हरकत करने की? रुक जाओ, मैं अभी तुम्हारी माँ को शिकायत लगाती हूँ। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर जाती, अक्षय उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खड़ा कर चुका था।
कहने लगा, ऐसी बातें मम्मी को नहीं बताते, इधर बैठो, मैं तुम्हें कुछ समझाता हूँ। अक्षय को लगा शायद हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की गहराई को समझती नहीं, वो थोड़ा समझाएगा तो समझ जाएगी। लेकिन उसने सबसे पहले अपना हाथ अक्षय के हाथ से पीछे किया। कहने लगी, मुझे नींद आ रही है, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी, मेरा भालू ला कर दो अभी और इसी समय। अक्षय का दिल चाहा कि उस लड़की का सर पकड़कर अपने सर पर दे मारे। पूरी रात उसने उसकी बर्बाद करके रख दी थी। उस अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से रात के 1 बजे वो गाड़ी निकालकर बाहर गया। वो कोई गिफ्ट शॉप देख रहा था जो खुली एक आधी शॉप थी जो बिल्कुल बंद होने वाली थी। वहीं जाकर उसने एक बड़ा सा टेडी बियर खरीदा और लाकर सोमी को दिया। फिर वो बेड पर अपने भालू के साथ लिपट कर सो गई और अक्षय उसकी शक्ल देखता रह गया। अगले दिन रिसेप्शन वाले दिन भी वो भारी भारी जोड़े में बहुत उलझी उलझी सी थी और अक्षय का मूड बहुत ख़राब था। एक तो सुंदर पत्नी थी, लेकिन उसकी फीलिंग्स का सोमी को बिल्कुल भी एहसास नहीं था। आते ही कहने लगी, जल्दी से मेरा दुपट्टा उतारो, ये गहने उतारो, मुझे बहुत उलझन हो रही है। अक्षय तो बस उसकी शक्ल देखता रह गया। आज तो वो वैसे भी तपकर उसने इनकार कर दिया। कहने लगा, अपने काम खुद करो तुम, कौन सा मेरी फीलिंग्स का एहसास है तुम्हें? कल की पूरी रात अकेली सोई रही, पता नहीं मैंने क्या क्या सोच रखा था। ऐसा भी नहीं होता, कोई लड़की इतनी भी बेवकूफ़ नहीं होती जितनी तुम हो। गुस्से से उसने तपकर ये बात कही थी। सोमी के माथे पर बल पड़े थे। उसने बड़ी मुश्किल से अपना दुपट्टा उतारा, फिर अपने गहने उतारने लगी, फिर उन्हें वैसे ही ड्रेसिंग पर फेंक दिया। अक्षय कहने लगा, उठाओ इन्हें और तरीके से सब समेट कर ड्रॉर के अंदर रखो और इसे लॉक करो। अक्षय का कड़क स्वर सुनकर कहने लगी, मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी, देख लेना। ये कहते हुए वो रोने लगी। माँ ने कहा था, तुम्हारा दूल्हा बहुत अच्छा होगा, तुम्हें डांटेगा नहीं, तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी। तुमने तो मुझे दूसरे ही दिन डांटना शुरू कर दिया। अक्षय को अपनी गलती का एहसास हुआ था। उसने गहरी सांस ली और उसके पास आ गया। वो भी क्या करता, अपने जज्बात के हाथों मजबूर था। फिर उसके आंसू साफ किए और कहने लगा, अच्छा नहीं डांटता। फिर उसके गहने खुद ही बॉक्सेस में डालकर उसने लॉकर में रख दिए। तब तक वो अलमारी से अपना नाइट सूट निकाल कर वॉशरूम में चली गई। ढीली ढाली शर्ट और ढीला ढाला ट्राउज़र पहनकर उसे कुछ सुकून मिला था। अपना हाथ मुंह धोए कमरे से बाहर आते ही उसने 2 चुटियां बांधी और फिर अपना भालू पकड़कर बेड पर लेट गई। अक्षय की तो जैसे उसे देखकर नींदें ही उड़ गई थी। पता नहीं वो क्यों इतने आराम से सो जाती थी। वो सोमी के पास आ गया और कहने लगा, कुछ देर बातें करें। लेकिन वो जमाई लिए जा रही थी। नहीं, मुझे तो नींद आ रही है, कल कर लेंगे ना बातें। मम्मी मुझे 10 बजे सोने लेटा देती थी और अब तो 1 बज रहा है। वो नींद से बेहाल हो रही थी और उसकी नींद से चूर आंखें अक्षय पर चैन चुरा रही थीं। जब उसका बस नहीं चला तो तकिया ठीक करके बेड पर ही लेट गया। लेकिन सोमी को परवाह तक नहीं थी। रात को जब वो गहरी नींद सो गई तो अक्षय ने उसका भालू बड़ी धीरे से पीछे किया। उसका मनमोहना रूप देखकर दिल में बहुत कुछ हो रहा था। कब तक वो अपने जज्बात पर काबू पाता, इसलिए उसने तकिए पर सर रखकर उसके साथ लेट गया। उसे अपनी कैद में ले लिया, मगर किसी की गिरफ्त में अपने आप को कैद महसूस करके सोमी की आँख खुली। तब तक उसने गर्म सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। फौरन उसने सीने पर हाथ रखकर उसके पीछे धक्का दिया और कहने लगी, पीछे हटो, यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहने लगा, प्लीज़ सोमी, मुझे अपने पास आने दो ना, रहा नहीं जा रहा। मुझे इतना तो हक है कि मैं तुम्हारे साथ ये कर सकूं। मुझसे रहा नहीं जा रहा, मेरी भी मजबूरी समझो प्लीज़। अपने सुलगते हुए ओठ उसने जैसे ही सोमी के नर्म मुलायम होठों पर रखे तो वो मचल कर रह गई। इससे पहले कि मोहब्बत का पहला लब उसके होठों पर रखता, सोमी बुरी तरीके से कांप गई। जल्दी से अपने होठों पर अपना हाथ रख लिए। अक्षय ने एक ठंडी आह भरी और कहने लगा, हाथ हटाओ, पति को इतना भी परेशान नहीं करते, कम ऑन, हाथ हटाओ। लेकिन वो अपने होठों पर मजबूती से हाथ रखे नहीं में सिर हिलाने लगी। अक्षय ने उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ से हटाए। इससे पहले कि वो उसके होठों से खुद को खुश करता, वो आंखें बंद किए जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। ये सुनकर अक्षय एकदम पीछे हटा। वो कहने लगी, मुझे कोई बचाओ। उससे मैं अचानक से बाहर से दरवाजे पर दस्तक हुई। अक्षय का तो बस नहीं चल रहा था कि इस लड़की के साथ क्या ना कर गुजरे। क्या जवाब देगा वो सबको कि सामने से क्यों पागल की तरह शोर मचा रही है, वो भी रात के इस पहर। दरवाजे पर उसकी माँ थी। क्या हुआ, दरवाज़ा खोलो। सोमी ने झट से अक्षय को खुद से पीछे किया। जल्दी से खड़ी हुई और दरवाज़ा खोल दिया। अक्षय भी इस समय तक उछल कर बेड से नीचे उतरकर खड़ा हो चुका था। समझ नहीं पा रहा था कि इस सिचुएशन को संभाले तो संभाले कैसे। तभी सोमी ने कमरे की लाइट भी जला दी।
रोते हुए वो अक्षय की माँ के गले लग गई। कहने लगी, ये जो मेरा दूल्हा है ना, ये बहुत गंदी हरकतें करता है। ये सुनकर अक्षय की माँ नज़रें चुरा कर रह गई और अक्षय यूँ शर्मिंदा था कि बस नहीं चल रहा था कि कहाँ चला जाए। उसकी माँ कहने लगी, बेटा क्या हुआ? वो कहने लगी, ये मेरे साथ। इससे पहले कि वो सारी पोल पटारी खोलती, अक्षय फौरन अपनी माँ के पास आया और कहने लगा, कुछ नहीं हुआ मम्मी। ऐसा करें, इसे आप अपने कमरे में सुला लें, इसे कुछ अकल दें। मुझे पता होता कि आप लोग मेरे साथ ये सब करने वाले हो तो सच में मैं शादी से इनकार कर देता। बहुत बेवकूफ़ लड़की है ये कहकर वो अपना तकिया और कंबल उठाकर बाहर चला गया और दूसरे कमरे में जाकर लेट गया। अपना दिल जलाने लगा। दूसरी तरफ सोमी रोए जा रही थी। शोभा जी ने उसे चुप करवाया। वो उसे क्या समझाती? वो कुछ समझना चाह ही नहीं रही थी। उन्होंने बहुत कहा कि वो तुम्हारा पति है, अगर तुम्हारे पास आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो कहने लगी कि नहीं, वो बहुत गंदा है, आपको नहीं पता उसने मेरे साथ क्या किया है। अपने बेटे के बारे में वो इस तरह की बातें तो सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। हर रिश्ते की एक सीमा होती है। वो कहने लगी, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम चुप तो हो जाओ, रो क्यों रही हो? वो कहने लगी, उसने मेरा भालू भी पीछे फेंक दिया, फिर अपने भालू को पकड़कर साथ लगा लिया। कहने लगी, मैं सो जाऊं? वो कहने लगी, हाँ लेट जाओ। कहने लगी, आपका बेटा तो नहीं आएगा ना कमरे में? मुझे तो उससे डर लगता है। शोभा जी कहने लगी, नहीं आता, मैं उसे मना कर दूंगी, तुम सो जाओ। ये सुनकर वो कुछ संतुष्ट हुई और दोबारा बेड पर जाकर बैठकर सो गई। शोभा जी भी अपने कमरे में चली गईं। सुबह नाश्ते के टाइम अक्षय जब दूसरे कमरे से बाहर आया तो शिखा और रोहित दोनों ही उसे देख रहे थे। रोहित ने उसे छेड़ा था कि क्या बात है दूल्हे राजा, ये अलग कमरे का क्या सीन है? अक्षय पहले ही तपा हुआ था। कहने लगा, बस जब किस्मत खराब होती है ना तो दूसरे कमरों में ही सोना पड़ता है। ये कहते हुए टेबल पर बैठ गया। शोभा जी इस टाइम नाश्ता लगवा चुकी थी। कहने लगी, अक्षय चुपचाप नाश्ता करो। वो चुपचाप बैठ गया पर अपनी माँ को शिकायती नज़रों से देख रहा था। कुछ देर में सलवार कमीज पहने सोमी भी कमरे से बाहर आ गई थी। वो शोभा जी के साथ बैठ गई। शिखा कहने लगी, अरे यहाँ क्यों बैठी हो? अपने हस्बैंड के साथ बैठो, उसे नाश्ता दो, बेचारा अकेला ही खुद नाश्ता कर रहा है। वो साथ साथ नाश्ता भी कर रही थी और रोहित को भी करवा रही थी। वो कहने लगी, मुझे नहीं बैठना इसके पास, ये बहुत गंदा है। अक्षय की तो ब्रेड हलक में फंसी थी कि कहीं वो रात वाली कोई बात सबके सामने ही ना कह दे। एंड उसी टाइम अक्षय के पापा भी आकर नाश्ते के लिए बैठ गए। तभी शोभा जी ने सोमी के कान में चुपके से कहा कि बेटा चुपचाप नाश्ता करो, ऐसी बातें किसी से नहीं कहते और सबके सामने तो बिल्कुल नहीं कहते। खबरदार, जो तुमने किसी से कुछ भी कहा। सोमी के माथे पर बल पड़े हुए थे। चुपचाप प्लेट में आमलेट डाला और ब्रेड के साथ खाने लगी। सोमी ने नाश्ता किया और उसके बाद घर के लॉन में आ गई। रंग बिरंगे फूल देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान छाई थी। जल्दी से आई गुलाब की पत्तियों के और गेंदे के फूल तोड़कर अपने दुपट्टे में भरने लगी। अक्षय जब बाहर आया तो कहने लगा, ये क्या कर रही हो? कहने लगी, इसका गुलदस्ता बनाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके भोले से चेहरे पर मासूमियत देखकर फिर से अपना गुस्सा भूल बैठा। कहने लगा, लाओ एक गुलाब तुम्हारे बालों पर लगा दूं। लेकिन वो पीछे हट गई। कहने लगी, जी नहीं, तुम बहुत गंदे हो, मैं तुम्हें अपने पास भी नहीं आने दूंगी। अक्षय कहने लगा, अच्छा कब तक मुझे अपने पास नहीं आने दोगी? एक ना एक दिन तो मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा और जिस दिन आऊँगा ना उस दिन तुम्हारी जान निकाल दूंगा। मेरे सब्र को मत आजमाओ। ये कहकर वो बाहर जा चुका था अपने दोस्तों में। सोमी ने सारे फूल इकट्ठे किए और अपने कमरे में रखे गुलदान में डाल दिए। शाम को अक्षय जब अपने दोस्तों से मिलकर वापस आया तो देखा सोमी कमर पर दुपट्टा बांधे मोहल्ले के बच्चों के साथ बैट बॉल खेल रही थी। हालांकि उसके आसपास सब बंगले बने हुए थे, लेकिन अक्सर शाम को नॉर्मल लड़के लड़कियां बाहर आ जाते। कोई बैडमिंटन खेलता तो कोई बैट बॉल, और वो बच्चों के साथ बच्ची बनी खेल रही थी। उसको इस हुलिये में देखकर अक्षय को बहुत अजीब लगा, क्योंकि उसके दोस्त उसे घर तक गाड़ी में छोड़ने आए थे। वो इन्हीं सब बातों में बिजी था जब बॉल उसके दोस्त की गाड़ी की बोनट पर लगी। वो कहने लगा, ये कौन बदतमीज है? लेकिन जैसे ही अक्षय की नज़र सामने पड़ी तो होश उड़ गए, क्योंकि उसके दोस्त तो उसकी वाइफ से ही मिलने के लिए आ रहे थे। यार, हमें भाभी से मिलवाओ, उनके हाथ की चाय पियेंगे। और भाभी साहिबा गले में बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी। अक्षय का दोस्त कहने लगा, बड़ी अजीब लड़की है, इतनी बड़ी होकर बच्चों के साथ खेल रही है। अक्षय तो शर्मिंदगी के मारे नजरें ही नहीं उठा पा रहा था। फिर गाड़ी से नीचे उतरकर कहने लगा, अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ। वो कहने लगे, ऐसे कैसे जाएं? तुम तो कह रहे थे कि अपनी वाइफ के हाथ की चाय पिलाओगे। हम भाभी के हाथ की चाय पिए बिना थोड़ी जाएंगे। वो कहने लगा, अभी जाओ यहाँ से, फिर कभी पिला दूंगा। शायद वो मायके गई है। अक्षय ने बहाना बनाया। शादी भी अफरा तफरी में हुई थी कि ठीक से अपने दोस्तों को बुला भी नहीं पाया था
और जिस हुलिये में उसके दोस्त उसकी बीवी को देख चुके थे वो तो शर्मिंदा होकर रह गया था। इससे पहले कि उसके दोस्त वापस जाते, सोमी ने उसे देख लिया। कहने लगी अक्षय, फिर एक बच्चे से कहने लगी ठहरो, अभी मैं अपने पति को बताती हूँ कि तुम कितने बड़े बेईमान हो। मैं आउट भी नहीं हुई और तुमने मुझे आउट कहना शुरू कर दिया। चलो आओ मेरे साथ। वो एक 10 साल बच्चे का हाथ पकड़े अक्षय के पास गए और कहने लगी देखो अक्षय इतना बेईमान है कि मैं आउट भी नहीं हुई और कहने लगा मैं आउट हो गई हूँ। बॉल विकेट पर लगी ही नहीं थी, मैंने खुद देखा था। अक्षय का दोस्त जो कि जाने के लिए गाड़ी पीछे कर रहा था, उसने झटके से गाड़ी रोकी, फिर गाड़ी से उतरकर अक्षय के पास आ गया। अक्षय सोमी से कहने लगा तुम अंदर जाओ। वो कहने लगी ऐसे कैसे अंदर जाऊं, मैं पहले अपनी गेम पूरी खेलूंगी। वो कहने लगा सोमी अंदर जाओ। तब तक दोस्त आकाश उसके पास आ चुका था। कहने लगा ये कौन लड़की है। वो कहने लगा मैं तो इसकी पत्नी हूँ, ये मेरा पति है। आपकी तारीफ। ये सुनकर हैरत से आकाश ने उसे सर से पैर तक देखा और कहने लगा अक्षय ये तुम्हारी वाइफ है। तुम तो कह रहे थे बहुत डिसेंट समझदार है, मगर ये लड़की तो पहली मुलाकात में। सोमी अक्षय का पोल खोल चुकी थी। अक्षय तो जैसे नजरें ही नहीं मिल उठा पा रहा था। उसने तो सोमी की बड़ी तारीफें की थी ताकि उसकी कुछ इज्जत रह जाए, क्योंकि सब दोस्तों में वो सबसे ज़्यादा नखरेबाज था। कहता था मुझे कोई भी आम लड़की पसंद नहीं आती, मैं तो बड़ी समझदार सुलझी हुई लड़की से शादी करूंगा। लेकिन सोमी तो बिल्कुल उसके उलट थी। उसका दोस्त आकाश अपने कंधे उचकाता हुआ वापस चला गया। अक्षय ने उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ से बेड पकड़कर जमीन पर फेंका और उसे अपने बंगले के अंदर ले गया। घर वाले बिल्कुल अनजान थे कि वो बाहर बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही है। जैसे ही अंदर आया, लाउंज में शिखा साफ सुथरे कपड़े पहने, मेकअप किए, शोभा जी के साथ बैठी चाय पी रही थी। रोहित शायद किसी से मिलने गया था। उसको सलीके तरीके से बैठे चाय पीता देख अक्षय ने अपनी माँ के पास जाकर सोमी का हाथ छोड़ा और कहने लगा ये बाहर क्या कर रही थी, किससे पूछ कर गई थी। मम्मी क्या आपने इसे बाहर जाने की परमिशन दी थी। वो बड़े गुस्से से पूछ रहा था। शोभा जी तो उसका हुलिया देखकर हैरान थी। जगह जगह कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी, पसीने से चेहरा भरा हुआ था, हाथों पर भी मिट्टी लगी हुई थी। शोभा जी कहने लगी बेटा कहाँ से आ रही हो। जवाब अक्षय ने दिया। कहने लगा मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी और आपको पता है मैं आकाश के साथ आया था, कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी मुझे। मम्मी आप सोच भी नहीं सकती हैं, अगर इसकी ये हरकतें रही ना तो मैं इसके साथ जिंदगी नहीं गुजारूंगा। उसने बैठी हुई शिखा का भी लिहाज नहीं किया, बोलता हुआ कमरे में चला गया। सोमी कहने लगी मुझे भी नहीं रहना इसके साथ, मुझे आप मेरे मम्मी पापा के घर छोड़ आइए। जब देखो डांटता ही रहता है, ये मत करो वो मत करो, यहाँ मत बैठो वहाँ मत बैठो, मुझे नहीं रहना इसके साथ। शोभा जी ने कहा इधर आओ मेरे पास आकर बैठो। कहने लगी देखो बेटा तुम्हारी शादी हो गई है। वो कहने लगी तो क्या हो गया है, शादी ही तो हुई है। शोभा जी कहने लगी शादी के बाद लड़कियां यूं मोहल्ले वालों के बच्चों के साथ क्रिकेट नहीं खेलती, तुम बड़ी हो गई हो। वो कहने लगी हाँ तो फिर मैं तो अपने घर में भी खेलती थी बच्चों के साथ क्रिकेट, क्रिकेट खेलना कोई पाप थोड़ी है। शोभा जी की बात समझाने के बाद भी सोमी की सेहत पर कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ा था। एक बार वो बाहर गली में खड़ी थी जब सामने वाले बंगले से कुछ बच्चे बाहर आए। एक बच्चे ने एक छोटे से बच्चे को पकड़ रखा था। वो 8-9 महीने का था और उसने 9 महीने के बच्चे को देखकर सोमी फटाफट से उसके घर के पास आ गई। उस बच्चे से कहने लगी लाओ इसे मुझे दो। उसने पकड़ा दिया। ये वही लड़का था जो उसके साथ क्रिकेट भी खेलता था। वो कहने लगा आंटी आप इसको पकड़े, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ये कहकर वो बच्चा अंदर चला गया। सोमी ने काफ़ी देर तक उस बच्चे का इंतज़ार किया, लेकिन वो बाहर नहीं आया। तब उस बच्चे को अपने घर पर लेकर आ गई। लॉन में बैठकर उसके साथ खेलने लगी। 2 घंटे गुजर गए। सोमी तो इस बच्चे में ऐसी मगन थी कि उसे एहसास तक नहीं था कि इस बच्चे की माँ उसे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो रही है। और उसके बड़े भाई को भी ये नहीं पता था कि सोमी का घर कौन सा है। यही कह रहा था कि यहाँ आंटी खड़ी हुई थी, मैंने उसे पकड़ाया था। बहरहाल चौकीदार ने जब पहचान लिया तो उसने कहा कि आपका बच्चा तो हमारे घर पर है। तब तक शोभा जी और शिखा लॉन में आकर बैठी थी और नौकरानी से कहने लगी कि चाय यहीं बना कर ले आओ। छोटे से बच्चे को सोमी की गोद में देखकर पूछने लगी कि बेटा ये कौन है। उसी समय उस बच्चे की माँ आ गई और कहने लगी तुमने मेरा बच्चा ले रखा है और मैं पागलों की तरह अपने बच्चे को ढूंढ रही हूँ। तुम्हें जरा भी एहसास है कि एक माँ पर क्या बीतती है जब उसका छोटा सा बच्चा उसे नजर न आए। सोमी चुप थी। वो बच्चा कहने लगा ये आंटी जानबूझकर लेकर आई थी। वो कहने लगी इसे मुझे पकड़ा दो। बहरहाल शोभा जी तो शर्मिंदा होकर रह गई थी और शिखा ने भी बड़ी अजीब नज़रों से सोमी को देखा था
औरत अपना बच्चा लेकर चली गई। शोभा जी कहने लगी, बेटा ये क्या किया तुमने? ये लोग क्या सोचेंगे, तुम दूसरों के बच्चे चोरी करती हो। वो कहने लगी, मुझे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, मेरा जी चाहता है बस छोटे बच्चों को अपने पास रखा करूं। समय यूं ही गुजरने लगा। अक्षय ने बहुत चाहा कि फासलों को ख़त्म कर दे, लेकिन जब भी वो सोमी के करीब आने की कोशिश करता वो रोने लगती या चिल्लाने लगती। तंग आकर वो पीछे हट जाता था। लेकिन जब शिखा प्रेग्नेंट हो गई तब अक्षय को भी कुछ हुआ था। अगर सोमी ने उसका साथ दिया होता तो ज़रूर वो भी अपने बाप बनने की खुशी को महसूस कर सकता था। रोहित ने सारे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई थी। वो बहुत खुश था, शिखा का बहुत ख्याल रख रहा था और शिखा भी इतरा रही थी। अक्षय ने खुद को व्यस्त कर लिया था। अब वो सोमी को कुछ भी नहीं कहता था। घर आता, खाना खाता और लैपटॉप लेकर बैठ जाता। लेकिन जब शिखा के यहाँ बेटा हुआ तो सोमी की खुशी देखने वाली थी। उसे तो लगा कि जैसे भगवान ने उसे खिलौना दे दिया, अब तो उसी के साथ खेलेगी, बातें करेगी। लेकिन जैसे ही शिखा घर आई और सोमी ने उसके बेटे को गोद में लिया तो कहने लगी, रखो यहाँ, मेरा बच्चा है, इधर दो मुझे। गिरा दोगी तुम? अकल तो है नहीं तुम्हें, हर चीज़ को अपना भालू और खिलौना समझ लेती हो। खबरदार जो मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो। बड़े बुरे तरीके से शिखा ने उसे डांटा था, इसलिए रोते हुए अक्षय के पास आई थी। वो लैपटॉप पर बिजी था और कहने लगी, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे भी मुन्ना चाहिए। ये सुनकर अक्षय ने साल भर का किया हुआ सब्र एक तरफ रख दिया। आज तो खुद उसने कहा था और बच्चे की इच्छा सोमी को इसकी कदर थी, इतना अंदाज़ा उसे 1 साल में हो चुका था। क्योंकि जहाँ भी बच्चा देखती थी पागलों की तरह बच्चे को गोद में पकड़ने के लिए लपकती थी। कई बार वो मॉल लेकर जाता और उसे छोटे बच्चे नज़र आ जाते तो अपनी शॉपिंग छोड़कर बच्चे की माँ के पास चली जाती कि ये कितना क्यूट है, मैं इसे 2 मिनट पकड़ लूँ। अक्षय कहता, तुम्हें क्या हो जाता है बच्चों को देखकर? वो कहती, ये आपको नहीं पता, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। बहरहाल आज तो जैसे अक्षय ने उसकी एक भी नहीं सुनी थी, उसके मुलायम होठों को अपनी गिरफ्त में लेकर उसकी चीखों का गला घोट दिया था। पूरी रात अपनी मनमानियाँ करता रहा। वो रोती, आंसू बहाती तो कहता, मुन्ना चाहिए ना तुम्हें, तुम्हें मुन्ना ही तो दे रहा हूँ। फिर तुम छोटे छोटे बच्चों की बातें करना, तुम्हारा मुन्ना बहुत प्यारा होगा, बिल्कुल मेरी तरह, आंखें तुम्हारी तरह, नन्हे मुन्ने से हाथ, छोटी छोटी आंखें, मासूम सा वजूद। ये सुनकर सोमी को अपनी आंखों के सामने एक बच्चे की छवि आने लगती। एक दिन अक्षय ने अपनी पसंद से ब्रेसलेट खरीदा और सोमी को पहना दिया। कहने लगा, भगवान वो भी ज़रूर देगा। उस रात अक्षय ने सोमी को कुछ नहीं कहा, उसके करीब भी नहीं आया, मगर धीरे धीरे अब उसे अपने करीब रखने लगा था। जब भी कमरे में आता उससे अपने साथ लगा लेता, लैपटॉप पर काम करता तो उसे अपने साथ सोफे पर बिठा लेता, अपना हाथ फैलाकर उसे अपने करीब कर लेता, उसका सर पकड़कर अपने कंधे पर रख लेता। सोमी धीरे धीरे उसके करीब हो रही थी, लेकिन जब भी वो उसके करीब आता तो वो घबराने लगती। 1 महीना गुजरने के बाद दिवाली में सोमी की तबीयत ख़राब हुई थी, बहुत उल्टी हो रही थी। शोभा जी उसे हॉस्पिटल लेकर गईं तो डॉक्टर ने जब ये खबर सुनाई कि वो प्रेग्नेंट है तो सोमी बहुत खुश हुई थी। शोभा जी ने उसका भी वैसे ही ख्याल रखा जैसे शिखा का रखा था, लेकिन वो इस बात से अनजान थी। हर कुछ दिन बाद अक्षय से कहती, हमारा मुन्ना दुनिया में कब आएगा? वो कहता कि बेबी इतनी जल्दी नहीं आता, इसे टाइम लगता है। वो कहने लगी, मुझसे अब और इंतज़ार नहीं हो रहा, बताओ मेरे जैसा होगा कि आपके जैसा होगा? अक्षय कहने लगा, तुम्हारे जैसा होगा, बहुत मासूम और बेवकूफ़। वो कहने लगी कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। अक्षय हंसने लगता, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा उसका पेट बढ़ने लगा। अक्षय उसको चादर ला के दे देता कि इसे छुपा लिया करो। अब तो उसके पैरों में सूजन आने लगी थी, रात को पैरों में बहुत दर्द होता तो अक्षय उठकर बैठ जाता, कहता, क्या हुआ है तुम्हें? अक्षय, पैरों में बहुत दर्द है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। अक्षय उठकर उसके पैर दबाने लगता। आंखें नींद से चूर होती थीं, लेकिन उसके पैर दबाता रहता, कहता कि तुम सो जाओ। धीरे धीरे सोमी के दिल में भी अक्षय की मोहब्बत जागने लगी थी। उसका बहुत ख्याल रखता था, अपनी नींद की परवाह नहीं करता था। जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं बदली थी, अक्षय की भी बदल गई थी। अब उनके कमरे में बच्चों की छोटी छोटी तस्वीरें लगने लगी। जब 7वां महीना शुरू हुआ तो अक्षय ने उसे बच्चे की सारी शॉपिंग करवाई थी। वो जिन कपड़ों पर हाथ रखती वो ले देता, खिलौनों पर हाथ रखती खिलौने ले देता। लेकिन 9 महीने बीतने के बाद सोमी की पूरी हालत बदल चुकी थी। अपना आप उसे बहुत अजीब लगता था, करवट लेना तक मुहाल था। अब पता चल रहा था कि बच्चा क्या होता है। हॉस्पिटल जाकर ही बच्चा नहीं मिला करता। औलाद क्या होती है शायद औरत को तब पता चलता है जब वो इन मुश्किलों से गुजरती है। बच्चा पैदा होने से पहले ही माँ को अपने बच्चे से मोहब्बत हो जाती है, क्योंकि उसकी वो हर हरकत को अपने शरीर में महसूस करती है। और इन सब चीज़ों से सोमी गुजर रही थी। औलाद पैदा होने से पहले ही
औरत के बलिदान शुरू हो जाते हैं। खाना वो पड़ता है जो बच्चे की इच्छा होती है, जो अंदर से उसकी तलब होती है। नींद से भी चूर हो तो बच्चे की हरकत पर उठना पड़ता है। 9 महीने बाद जब बच्चे की पैदाइश थी तो सोमी को लगा कि बस अब वो मर जाएगी। जान तो अक्षय की भी निकली थी। उसकी तेज चीख सुनकर वो बुरी तरह से घबरा गया था। जल्दी से अपनी माँ को कमरे में लेकर आया। शोभा जी और शिखा उसे सहारा देकर गाड़ी तक लेकर गईं और शोभा जी पिछली सीट पर बैठ गईं। ड्राइविंग के दौरान बार बार अक्षय उसका हाथ पकड़ रहा था। कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक हो जाएगा सब कुछ। वो कहने लगी, नहीं मैं मर जाऊंगी, आपको नहीं पता कि कितना दर्द है, मुझे लग रहा है आज मैं मर जाऊंगी। शोभा जी के हाथ में माला थी, वो जाप कर रही थी। कहने लगी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। बार बार वो अक्षय का हाथ पकड़कर जोर से दबा देती, अपने दर्द की शिद्दत को सहने के लिए उसका सहारा लेती। और वो चुपचाप एक हाथ से गाड़ी चला रहा था, दूसरा हाथ सोमी के हाथ में था। हॉस्पिटल पहुंचा, जल्दी से उसे व्हीलचेयर पर बैठाकर लेबर रूम की तरफ छोड़कर आया। और फिर दिल में अजीब से ख्याल आने लगे। प्रार्थनाएं कर रहा था अपने बच्चों के लिए, सोमी के लिए। लेकिन जब डॉक्टर बाहर आए और डॉक्टर के चेहरे को उदास देखकर अक्षय की जान निकली थी, उस दौरान उनके पास आया और कहने लगा, मेरी पत्नी, बच्चा तो ठीक है। वो कहने लगे, आपका बेटा हुआ है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सोमी। ये सुनकर उसकी जान निकली थी। कहने लगा, क्या हुआ मेरी पत्नी को? वो कहने लगे, पता नहीं, ऑपरेशन के टाइम बेहोश हो गई थी, लेकिन अभी तक होश नहीं आ रहा था। हालांकि आमतौर पर तो औरतें होश में आ जाती हैं। फिर एक नर्स छोटे से बच्चा लेकर आई और अक्षय की गोद में डाल दिया। उसके आंसू बहने लगे। कितना शौक था सोमी को बच्चे का, और अब होश में नहीं आई। वो बहुत परेशान था। बच्चे को प्यार करके शोभा जी की गोद में डाल दिया था। उसके आंसू बहने लगे थे। डॉक्टर से कहने लगा, प्लीज़ आप कुछ भी करके सोमी को होश में ले आइए। वो कहने लगे, हमने तो अपनी सारी कोशिशें कर ली, हमें तो ये डर है कि कहीं वो कोमा में न चली जाए। पूरी रात बीत चुकी थी, सुबह हो चुकी थी। बच्चे को फीडर शोभा जी ने ही पिलाया था। रोहित और शिखा भी आ चुके थे और अक्षय के पापा भी। सबको सोमी की चिंता थी। जिसे होश नहीं आ रहा था उस कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। डॉक्टर ने कहा कि हमें लगता है ये कोमा में जा चुकी हैं, हम नहीं जानते कि इन्हें होश कब आएगा। ये सुनकर तो अक्षय की जैसे हिम्मत टूट गई थी। वो रोने लगा। सोमी का हाथ अपने दोनों हाथों में लिए कहने लगा, सोमी प्लीज़ आंखें खोलो, देखो भगवान ने कितना प्यारा सा मुन्ना दिया है तुम्हें, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। उठो ना यार, ऐसा तो नहीं करते। प्लीज़ सोमी आंखें खोल दो, देखो ना तुम्हारा बेटा तुम्हें देखने के लिए कितना मचल रहा है। अक्षय की आंखों से आंसू बह रहे थे, सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बच्चा वाकई रो रहा था। शोभा जी की गोद में भी चुप नहीं हो रहा था। लेकिन वो तो ऐसी नींद सोई कि उठ ही नहीं रही थी, बस सांसें चल रही थी। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। अक्षय के माँ बाप और शिखा, रोहित सब घर जा चुके थे। बच्चा भी शोभा जी लेकर जा चुकी थी। लेकिन अक्षय बेहाल था। एक हफ्ते में हालत बिगड़ कर रह गई थी। शेव बढ़ गई थी, रो रो कर आंखें सूज गई थी। बार बार उसके पास बैठता था, उसे उठाने की कोशिश करता था। उसे नहीं पता था कि कल तक उसे बुरी लगने वाली लड़की आज उसके लिए जिंदगी की कितनी कीमती चीज़ बन चुकी है। उसके बगैर एक पल अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि अपना बच्चा भी अब उसे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जब 1 महीना ऐसे ही गुजर गया तो डॉक्टर भी मायूस हो चुकी थी। कहने लगी, हमें नहीं लगता कि इसे होश आएगा। अगर आप परमिशन दे तो हम इसे जहर का इंजेक्शन दे देते हैं, क्योंकि आप अपनी वाइफ को तकलीफ में रखना चाहते हैं। क्यों? वो कहने लगा, नहीं, ये खुद से सांस ले रही है, इसका मतलब है जिंदा है। मैं अपनी वाइफ के लिए इतना बड़ा फैसला नहीं करूँगा। मैं आपको बिल भर तो रहा हूँ ना, अपना सब कुछ उस पर लगा दूंगा। मुझे यकीन है मेरा भगवान मुझसे इतनी बड़ी परीक्षा नहीं लेगा, इसे होश आ जाएगा। बच्चा शोभा जी का आदी हो चुका था। दादी की गोद में ही माँ की ममता को ढूंढ रहा था। महीना, 2 महीने, फिर 3 महीने गुजर गए, लेकिन सोमी को होश नहीं आया। कभी कभी तो अक्षय अपने साथ ही अपने बेटे हर्षित को भी ले आता। उसे कहता, ये तुम्हारी मम्मा है, इसे मम्मा कहो। उसे एक ही उम्मीद थी कि जब बच्चा सोमी को मम्मा कहेगा तो वो ज़रूर जाग जाएगी। अक्षय से उससे मोहब्बत हो या ना हो, बच्चे से बेपनाह थी। प्रेगनेंसी में भी वो यही कहती थी, अक्षय, कि मुझे मम्मा तो कहेगा ना, जब ये दुनिया में आएगा तो सबसे पहले मेरा नाम लेगा ना। पता नहीं दिखने में कैसा होगा, इसकी आंखें कैसी होंगी, इसकी नाक कैसे होगी। और आज अभी तक उसकी आंखों को इजाज़त नहीं थी कि अपने बच्चे को देख सके। अक्षय बच्चा सोमी के पास लेटा देता। वो अपनी माँ की कमीज़ को खींचता था, फिर रोता था। पहली बार ऐसा हुआ कि उसके रोने की आवाज़ सुनकर सोमी की हार्ट बीट तेज़ हुई थी।
मशीन में उसकी हार्ट बीट तेज़ी से चलने लगी थी और ये देखकर जैसे अक्षय के अंदर उम्मीद जागी थी। उसने बच्चे को और रुलाया। वो बार बार सोमी की कमीज़ को खींच रहा था, रो रहा था और रोते रोते कभी मामा कह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सोमी की आंखों से की पुतलियां हिली हों। उसने जल्दी से नर्स को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर को सोमी के शरीर में हल्की सी हरकत देखकर कुछ उम्मीद हुई थी। वो कहने लगा, आपका बच्चा अपनी माँ को होश में ला सकता है। इसे रोज़ लाएं, इसकी माँ के पास लेटाएं। अपने बच्चे के लम्स को ये महसूस करेगी, इसके रोने की आवाज़ सुनेगी तो ज़रूर जाग जाएगी। और फिर ऐसा ही हुआ था। अक्षय रोज़ हर्षित को लेकर आता और उसे भूखा लेकर आता। भूख के मारे वो रोने लगता तो उसे सोमी के पास लेटा देता। जब वो रोता, मामा कहता तो सोमी के मुर्दा शरीर में जैसे जान सी आने लगती। एक बार तो इतना रोया कि एकदम से सोमी उठकर बैठी थी। ये देखकर डॉक्टर भी हैरान हुए थे और अक्षय भी। एकदम ही उसने अपने रोते बच्चे को गोद में लेकर सीने से लगाया था। डॉक्टर तो ये देखकर हैरान रह गए थे। भगवान का कर्म था, वरना कोमा के पेशेंट कई साल तक कोमा में ही रहते हैं। लोग तो उम्मीद ही छोड़ देते हैं, लेकिन शायद ये सोमी की मोहब्बत थी अपने बच्चे के लिए कि वो होश में आ चुकी थी। उसे सीने से लगाए वो रो रही थी। उसे तो यही लगा कि शायद अभी ऑपरेशन हुआ है और कुछ घंटे बाद ही उसे होश आ गया। लेकिन जब उसे पता चला कि पिछले 5 महीने से वो बेहोश है तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। अपने बच्चे को सीने से लगाए वो रो रही थी, चूम रही थी। अक्षय उसे देख रहा था। कुछ दिनों में वो ठीक होकर घर आ गई थी। अक्षय उसका और भी ज़्यादा ख्याल रखता था, उसे अपने साथ लगाकर रोता सोता था। एक अजीब सा वहम सा हो गया था उसे कि कहीं सोमी उसे छोड़कर न चली जाए। बेटा जब 3 साल का हो गया तब सोमी ने ही कहा था, आपको नहीं लगता कि हर्षित का कोई और भी भाई बहन होना चाहिए? अक्षय कहने लगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। वह हैरान हुई, कहने लगी, वो क्यों? वो कहने लगा, बहुत बुरा तजुर्बा बीता है मेरा, कसम से मुझे लगता था मेरी भी जान निकल जाएगी। ये कहकर सोमी को अपने सीने से लगाकर भीग चुका था। कहने लगा, मुझ तुम्हें नहीं खोना चाहता, बस एक बच्चा ही काफ़ी है। लेकिन सोमी कहने लगी, ज़रूरी तो नहीं जो पहले हुआ है वैसा ही हो। बहरहाल शादी को 6 साल बीत गए, 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन अब भी जब अक्षय को वो समय याद आता है तो सोमी को अपने अंदर समेट लेता था। वो कहती रह जाती थी कि मुझे सोने दे, क्यों तो तंग कर रहे हैं। वो कहने लगा, सो जाओ, बस मेरे करीब रहा करो, तुम दूर होती हो तो मेरी जान निकलने लगती है। अक्षय, आप कभी कभी बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, हटे मुझसे पीछे। अगर हर्षित की आँख खुल गई तो क्या सोचेगा? हर्षित जो अब 4 साल का हो चुका था, जब भी बाप के हाथ में माँ का हाथ देखता तो अपनी माँ का हाथ अक्षय के हाथ से हटाकर अपना हाथ में पकड़ लेता। ये मेरी मम्मा है, डोंट टच डैट। वो गुस्से से अक्षय को घूरता था। बाद में आकर हक जता रहे हो, बताऊं तुम्हें? मगर जब से शरद पैदा हुआ था, हर्षित की जगह ले चुका था। हर्षित अब अक्षय के साथ सोता था, मगर जब दोनों बच्चे सो जाते तो अक्षय बच्चों को एक तरफ लेटाकर सोमी को अपने सीने से लगाकर आंखें बंद कर लेता। कभी कभी तो वो परेशान होने लगती, मगर अक्षय की मनमानी के आगे हमेशा खुद को बेबस महसूस करती थी। उसकी मोहब्बत के आगे हार जाती थी। शायद हर औरत पति की मोहब्बत के सामने बेबस हो जाती है, अपना आराम तक भूल जाती है। आपका क्या ख्याल है? तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।